लीजिए सुनिए रविन्द्रनाथ टैगोर की लिखी कहानी एक रात्रि, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। सुरबाला के संग में एक साथ पाठशाला गया हूं और बऊ बऊ खेला हूं। उसके घर जाने पर सुरबाला की माँ मुझे बहुत प्यार करती थी और हम दोनों को एक साथ खड़ा करके देखती और आपस में बातचीत करती। आह, दोनों की जोड़ी कैसी अच्छी लगती है। मैं छोटा था पर इस वाक्यांश का अर्थ एक प्रकार से समझ जाता था। सुरबाला पर औरों की अपेक्षा मेरा कुछ विशेष हक था, ये धारणा मेरे हृदय में जमकर बैठ गई थी। उस अधिकार मद से मत्त होकर मैं उस पर शासन और अन्याय नहीं करता था, ये बात न थी। वो भी सहिष्णु बनकर मेरी सब तरह की आज्ञाओं का पालन करती और सजा मंजूर कर लेती थी। मोहल्ले में उसके रूप की प्रशंसा थी, परंतु मुझ जैसे उजड्ड लड़के की दृष्टि में उस सौंदर्य का कुछ गौरव न था। मैं समझता था सुरबाला ने केवल मेरे ही प्रभुत्व को मानने के लिए अपने पिता के घर जन्म लिया है, इसीलिए वो मेरे लिए विशेष उपेक्षा की वस्तु है। मेरे पिता चौधरी जमींदार के यहाँ नायब थे। उनकी इच्छा थी कि लिखाई में मेरा हाथ सध जाने पर मुझे जमींदारी सरिश्ते का काम सिखाकर कहीं पर गुमाश्ते के काम पर लगा देंगे, परंतु मैं मन ही मन इस बात से नाराज था। हमारे मोहल्ले का नील रतन जैसे कलकत्ते भागकर वहां पढ़ लिख कर कलेक्टर साहब के नीचे नाजिर बन गया है, मेरे जीवन का लक्ष्य भी वैसा ही बहुत ऊंचा था। कलेक्टर का नाजिर न हो सका तो दूसरी किसी अदालत का हेड क्लर्क बनूंगा, ये मैंने मन ही मन निश्चय कर रखा था। मैं हमेशा देखता कि मेरे बाप उक्त अदालत जीवियों का अत्यंत सम्मान करते थे। नाना उपलक्ष्यों में मछली, साग, तरकारी, रुपए, पैसे आदि से उन लोगों की पूजा अर्चना की जाती थी। ये भी मुझसे छिपा नहीं था, इसीलिए अदालत के छोटे से छोटे कर्मचारी यहाँ तक कि पियादों तक को अपने हृदय में मैंने खूब सम्मान का आसन दे रखा था। ये हमारे देश के पूज्य देवता हैं। 33 कोटि के छोटे छोटे नए संस्करण हैं। जमीन जायदाद संबंधी सिद्धि लाभ के लिए तो स्वयं सिद्धिदाता गणेश से भी इन पर लोगों का आंतरिक भरोसा बहुत ज्यादा है, इसलिए पहले गणेश का जो कुछ हक था आजकल वो सब इन्हें ही मिला करता है। मैं भी नील रतन के दृष्टांत से उत्साहित होकर एक दिन मौका पाकर कलकत्ते भाग गया। पहले गांव के एक जान पहचान वाले के यहाँ ठहरा, उसके बाद फिर बाप से भी अध्ययन के लिए कुछ कुछ सहायता मिलने लगी। पढ़ाई नियम से होने लगी। इसके अलावा सभा समितियों में भी शामिल होता था। देश के लिए सहसा प्राण विसर्जन करने की बहुत ही शीघ्र आवश्यकता है, इसमें मुझे संदेह न था, परंतु किस तरह ये दुस्साध्य कार्य हो सकता है मैं जानता न था और न कोई दृष्टांत ही दिखाता था, परंतु फिर भी उत्साह में कोई कमी नहीं थी। हम लोग गमई गांव के लड़के थे, कलकत्ते के लड़कों की तरह सब बातों को हंसी में उड़ाना नहीं जानते थे, इसलिए हमारी निष्ठा अत्यंत दृढ़ थी। हमारी सभा के संचालक गण व्याख्यान दिया करते थे और हम लोग चंदे का खाता लेकर बिना खाए पिए धौरी दोपहरी में यों ही घर घर भीख मांगते फिरते थे। सड़क के किनारे खड़े होकर विज्ञापन बांटा करते, सभा स्थल में जाकर बेंच चौकी वगैरह लगाते और सभाध्यक्ष के नाम पर यदि कोई एक बात कह देता तो उससे कमर बांध कर लड़ने को तैयार हो जाते थे। शहर के लड़के इन सब लक्षणों को देखकर हम लोगों को गांव के गंवार कहने लगते थे। नाजिर सरिश्तेदार बनने आया था, पर मेजनी गैरवाल्डी होने की तैयारियां करने लगा। इतने में मेरे पिता और सुरबाला के पिता दोनों एकमत होकर सुरबाला के साथ मेरे विवाह की तैयारियां करने लगे। मैं 15 वर्ष की उम्र में कलकत्ते भाग आया था। तब सुरबाला की उम्र 8 साल की थी। अब मैं 18 बरस का हूं। पिता का मत है मेरी ब्याह की उम्र क्रमशः बीतती जा रही है, परंतु इधर मैंने मन ही मन प्रतिज्ञा कर ली है कि आजीवन विवाह नहीं करूंगा और स्वदेश के लिए मर मिटूंगा। पिताजी से कह दिया विद्याभ्यास समाप्त किए बिना विवाह न करूंगा। 2 ही 4 महीने में खबर मिली कि वकील रामलोचन बाबू के साथ सुरबाला का विवाह हो गया। पतित भारत के लिए मैं तब चंदा वसूली के काम में मशगूल था। ये खबर बहुत ही मामूली सी जान पड़ी। एंट्रेंस पास कर चुका हूं, फर्स्ट आर्ट्स की परीक्षा देने वाला था। इतने में पिताजी की मृत्यु हो गई। घर में सिर्फ मैं ही अकेला न था, माता और 2 बहनें भी थीं, इसलिए कामकाज की टोह में घूमना पड़ा। बड़ी कोशिश से नोआखाली विभाग के एक छोटे से कस्बे में एक स्कूल की सेकेंड मास्टरी मिली। सोचा अपने योग्य काम मिल गया, अच्छा ही हुआ।
उपदेश और उत्साह देकर एक एक विद्यार्थी को भावी भारत का सेनापति बना दूंगा। काम शुरू हुआ। देखा कि भावी भारत की अपेक्षा निकट इम्तिहान की हड़बड़ी बहुत ज्यादा है। छात्रों को ग्रामर और एलजबरा के अलावा बाहर की और कोई बात समझाने से हेडमास्टर साहब नाराज होते हैं। 2 ही महीने के अंदर मेरा उत्साह ठंडा पड़ गया। मुझ जैसे प्रतिभाहीन लोग घर बैठे अनेक तरह की कल्पनाएं किया करते हैं, परंतु अंत में कार्यक्षेत्र में उतरने के बाद कंधे पर जब हल रखा जाता है और पीछे से पूंछ मरोड़ी जाती है, तब सिर झुकाए सहिष्णुता के साथ दिन भर खेत जोतने का काम करने के बाद शाम को जो भरपेट भूसा मिल जाता है उसी में संतुष्ट रहते हैं। फिर उछल कूद और उत्साह कुछ भी नहीं रहता। आग लगने की आशंका रहती, इससे एक मास्टर को स्कूल में ही रहना पड़ता था। मैं छड़ीदा आदमी था, अतः मेरे ही ऊपर ये भार आ पड़ा। स्कूल से सटी हुई एक छोटी सी झोपड़ी थी, उसी में रहने लगा। स्कूल कस्बे से बाहर कुछ दूर पर था, एक बड़े तालाब के किनारे। चारों तरफ सुपारी, नारियल और मदार के पेड़ थे और स्कूल से बिल्कुल सटे हुए 2 बड़े बड़े नीम के पेड़ थे, जिनकी छाया से स्कूल के लोग काफी फायदा उठाते थे। एक बात का उल्लेख करना रह गया और अब तक उसे मैं उल्लेख योग्य समझता भी न था। यहाँ के सरकारी वकील रामलोचन राय का मकान हमारे स्कूल से नजदीक ही था और उनके साथ उनकी स्त्री मेरी बाल्य सखी सुरबाला भी थी, ये मुझे मालूम था। रामलोचन बाबू के साथ मेरी जान पहचान हो गई। सुरबाला के साथ मेरी बचपन की जान पहचान थी। ये बात रामलोचन बाबू को मालूम थी या नहीं, मैं नहीं कह सकता। मैंने भी उनसे इस नए परिचय में इस संबंध में कोई बात कहना उचित न समझा। और ये बात भी कि सुरबाला किसी दिन मेरे जीवन के साथ किसी प्रकार से विजड़ित थी, मेरे मन में अच्छी तरह उदय न हुई। एक दिन छुट्टी के रोज रामलोचन बाबू के घर पर उनसे मिलने गया था। याद नहीं किस विषय में बातचीत चल रही थी, शायद वर्तमान भारत की दुरवस्था के संबंध में कुछ चर्चा कर रहे थे। वे इस बारे में विशेष चिंतित और व्याकुल थे, सो नहीं, पर यह विषय ऐसा है कि तंबाकू पीते पीते इस बारे में घंटा 1.5 घंटा अनर्गल बातें करते रहो, कुछ मालूम नहीं पड़ता। इतने में बगल के कमरे से अत्यंत मृदु कुछ चूड़ियों की झंझन, जरा कपड़ों की खसखस और पैरों की कुछ आवाज सी सुनाई दी। मैं अच्छी तरह समझ गया कि खिड़की की संध में से कौतूहलपूर्ण नेत्रों से मेरी ओर कोई देख रहा है। उसी क्षण 2 आंखों की मुझे याद उठाई। विश्वास, सरलता और शैशव प्रीत से छलकती हुई 2 बड़ी बड़ी आंखें थीं। उनमें काले काले तारे थे और स्थिर स्निग्ध दृष्टि थी। सहसा मेरे हृदय को किसी ने कठोर मुट्ठी में दाब लिया और वेदना से मेरा अंतर अधपके फोड़े की तरह फड़कने लगा। मैं अपनी झोंपड़ी में लौट आया, पर वो वेदना बनी ही रही। लिखता, पढ़ता और भी काम करता, पर मन का वो भाव दूर न हुआ। मेरा मन सहसा भारी बोझ बनकर छाती की नसें पकड़कर झूलने लगा। शाम को कुछ स्थिर होकर सोचने लगा, ऐसा क्यों हुआ? मन के भीतर से उत्तर मिला, तुम्हारी वो सुरबाला कहाँ गई? मैंने उसके प्रत्युत्तर में कहा, मैंने तो उसे अपनी इच्छा से छोड़ दिया है, वो क्या हमेशा मेरे ही लिए बैठी रहती? मन के भीतर से किसी ने कहा, तब जिसे चाहने पर ही पा सकते थे, अब सिर दे दे मारो तो भी उसे एक बार आंखों से देखने तक का अधिकार नहीं मिल सकता। वो बाल्यावस्था की सुरबाला तुम्हारे कितने ही पास में क्यों न हो, उसकी चूड़ियों की झनकार सुनो, उसके सिर में तेल डालने की गंध का अनुभव करो, परंतु बीच में एक दीवाल हर हालत में रहेगी ही। मैंने कहा, रहने दो, सुरबाला मेरी कौन है? उत्तर मिला, सुरबाला आज तुम्हारी कोई भी नहीं है। पर सुरबाला तुम्हारी क्या नहीं हो सकती थी? बात तो सच है, सुरबाला मेरी क्या नहीं हो सकती थी? सबसे बढ़कर अंतरंग हो सकती थी, सबसे ज्यादा निकटवर्ती हो सकती थी, मेरे जीवन के संपूर्ण सुखों दुखों की भागनी हो सकती थी। वो आज इतनी दूर है, इतनी पराई है, आज उसे देखने तक की मनाही है, उससे बात करने में भी दोष है, उसके विषय में चिंता करना भी पाप है। और एक रामलोचन नाम का अनजान आदमी अचानक आ धमका और सिर्फ 2-4 रटे हुए मंत्र पढ़कर सुरबाला को दुनिया के और सबों के पास से क्षण भर में झपट्टा मारकर ले गया। मैं मानव समाज में नई नीति का प्रचार करने नहीं बैठा, समाज तोड़ने नहीं आया, बंधन तोड़ना नहीं चाहता। मैं सिर्फ अपने मन के असली भावों को व्यक्त करना चाहता हूं। अपने मन में जो भाव उठा करते हैं वे क्या सभी विवेचना करने योग्य होते हैं?
रामलोचन के घर में दीवाल की ओट में जो सुरबाला खड़ी हुई थी वो रामलोचन की अपेक्षा मेरी ही अधिकतर थी। इस धारणा को मैं मन से किसी भी तरह दूर नहीं कर सकता था। ऐसी चिंता बहुत ही असंगत और अन्याययुक्त है, इस बात को मानता हूं, परंतु यह अस्वाभाविक नहीं है। अब मेरा किसी काम में मन नहीं लगता। दोपहर को जब क्लास के लड़के गुनगुना कर पढ़ा करते थे, बाहर जब धू धू लू चलती थी, गर्म हवा जब नीम की पुष्प मंजरियों की सुगंध बहाल आती थी, तब मेरी इच्छा होती थी। क्या इच्छा होती थी मालूम नहीं। हाँ, इतना कह सकता हूं कि भारतवर्ष के इन सब भावी आशास्पदों को उनकी व्याकरण की भूलें बताकर जिंदगी बसर करने की इच्छा बिल्कुल नहीं होती थी। स्कूल की छुट्टी हो जाने पर उस सुनसान बड़े घर में अकेले मेरा मन नहीं लगता था, और अगर कोई भला मानस मिलने आता तो वो भी नागवार गुजरता। संध्या के समय तालाब के किनारे सुपारी और नारियल के पेड़ों की अर्थहीन मरमर ध्वनि सुनते सुनते सोचता, मनुष्य समाज एक जटिल भ्रम का जाल है। ठीक वक्त पर ठीक काम करने की किसी को भी याद नहीं रहती। उसके बाद बेठीक वक्त पर बेठीक वासनाएं लेकर तड़पता रहता है। तुम सरीखा आदमी सुरबाला का पति बनकर बुढ़ापे तक खूब सुख से रह सकता था, सो तुम बनने चले थे गैरिवाल्डी और हुए आखिर एक गमई गांव के स्कूल के सेकंड मास्टर। और रामलोचन राय वकील हैं, उन्हें खास तौर से सुरबाला के पति बनने की कोई विशेष आवश्यकता न थी। विवाह के एक क्षण पहले उनके लिए जैसी सुरबाला थी वैसे ही भवशंकरी। वही रामलोचन आज बिना कुछ सोचे समझे सुरबाला के साथ विवाह करके सरकारी वकील बनकर मजे में रुपए पैदा कर रहा है। जिस दिन दूध में जरा धुएं की बू आती है उस दिन सुरबाला का तिरस्कार करता है, और जिस दिन मन प्रसन्न रहता है उस दिन सुरबाला के लिए गहनी बनवा देता है। खूब मोटा ताज़ा है, चपकन पहनता है, किसी प्रकार का संतोष नहीं। तालाब के किनारे बैठकर आकाश के तारों की ओर देखकर किसी दिन हाय तौबा करके संध्या नहीं बिताता। रामलोचन किसी भारी मुकदमे के काम से बाहर गए हुए थे। स्कूल वाले घर में जैसा मैं अकेला था, उस दिन सुरबाला के घर सुरबाला भी शायद वैसी ही अकेली थी। याद है, उस दिन सोमवार था। सवेरे बादल हो रहे थे। करीब 10 बजे टप टप मेघ बरसना शुरू हुआ। बादलों की हालत देखकर हेडमास्टर ने जल्दी स्कूल की छुट्टी कर दी। काले बादल के टुकड़े मानो किसी एक महाआयोजन के लिए तमाम आकाश में दिन भर इधर से उधर दौड़ धूप करते रहे। उसके दूसरे दिन शाम को मूसलाधार वर्षा और साथ साथ आंधी भी शुरू हुई। जितनी रात होने लगी वर्षा और आंधी का वेग उतना ही बढ़ता गया। पहले पुरवैया हवा चलती रही, फिर क्रमशः उत्तर और उत्तर पूर्व की हवा चलने लगी। ऐसी रात को सोने की कोशिश करना व्यर्थ है। याद उठाई, आज की रात में इस आंधी मेह में सुरबाला घर में अकेली होगी। हमारा स्कूल वाला घर उसके घर से कहीं मजबूत है। कितनी ही बार सोचा उसे स्कूल वाले घर में बुला लूं और मैं तालाब के किनारे रात बिताऊं, परंतु किसी भी तरह मन शांत न हुआ। रात के करीब 1-1:30 बजे होंगे। सहसा बाढ़ आने का शब्द सुनाई दिया, मानो समुद्र दौड़ा आ रहा हो। घर से बाहर निकला, सुरबाला के घर की ओर चला। रास्ते में तालाब की मेड़ है, वहां तक पहुंचने में मुझे घुटनों तक पानी पड़ा। मैंने मेड़ के ऊपर चढ़कर देखा तो वहां और एक तरंगा उपस्थित हुई। हमारे तालाब की मेड़ का कुछ हिस्सा लगभग 11 हाथ ऊंचा होगा। मेड़ पर मैं जिस समय चढ़ने लगा उसी समय दूसरी ओर से एक और आदमी चढ़ा। वो आदमी कौन था, ये मेरी संपूर्ण अंतरात्मा ने, मेरे सिर से लेकर पैर तक संपूर्ण अंगों ने जान लिया, और उसने भी मुझे पहचान लिया, इसमें जरा भी संदेह नहीं। और सब कुछ पानी में डूब चुका था। सिर्फ हम ही दोनों जने उस 5-6 हाथ के द्वीप में खड़े रहे। तब प्रलय का समय था, आकाश में प्रकाश न था, संसार के सारे प्रदीप बुझ चुके थे। तब एक आध बात कर लेने में भी कोई हानि नहीं थी, परंतु एक भी बात मुंह से न निकली। किसी ने किसी की भी कुशल तक न पूछी। दोनों जने सिर्फ अंधकार की तरफ देखते रहे। पैरों के नीचे घोर कृष्णवर्ण उन्मत्त मृत्यु स्रोत गरजता हुआ प्रवाहित हो रहा था। आज संपूर्ण विश्व संसार को छोड़कर सुरबाला मेरे पास आकर खड़ी हुई है। आज मेरे सिवा सुरबाला का संसार में और कोई भी नहीं है। एक दिन शैशवकाल की वो सुरबाला न जाने किस जन्मांतर से, किस पुराने रहस्य अंधकार से बहकर
इस सूर्य चंद्रालोकित लोक परिपूर्ण पृथ्वी पर मेरे पास आ लगी थी, और आज कितने दिनों बाद उसी आलोकमय लोकमय पृथ्वी को छोड़कर इस भयानक जनशून्य प्रलय अंधकार में सुरबाला अकेली मेरे ही पास आ उपस्थित हुई है। जन्म स्रोत ने जिस नवकलिका को मेरे पास ला पटका था, अब मृत्यु स्रोत उसी विकसित पुष्प को मेरे ही पास ले आया है। अब सिर्फ और एक लहर के आते ही पृथ्वी के इस टुकड़े से, विच्छेद के इस डंठल से टूटकर हम दोनों एक हो जाएंगे। वो लहर ना आवे, पति पुत्र गृह धन परिवार को लेकर सुरबाला चिरकाल तक सुख से रहे। मैंने इस एक रात्रि में महाप्रलय के तट पर खड़े खड़े अनंत आनंद का आस्वाद पाया है। रात करीब खत्म हो आई, आंधी थम गई, पानी घट गया। सुरबाला ने कुछ भी न कहा, चुपचाप घर की ओर चल दी। मैं भी बिना कुछ कहे सुने चुपके से अपने घर लौट आया। सोचने लगा, मैं नाजिर भी न हुआ, सरिश्तेदार भी न हुआ, गैरीबाल्डी भी न हो सका। मैं एक टूटे फूटे स्कूल का सेकंड मास्टर हूं। मेरे इस सारे जीवन में सिर्फ क्षण भर के लिए एक अनंत रात्रि का उदय हुआ था। मेरी परमायु के संपूर्ण दिनों में सिर्फ यही एक रात्रि मेरे तुच्छ जीवन की एकमात्र चरम सार्थकता है। अभी आप सुन रहे थे रवीन्द्रनाथ टैगोर की लिखी कहानी एक रात्रि, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।